तो वेलकम क्लास, शुरू करते हैं एक नए लेक्चर के साथ जिसका नाम है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर इंडिया और ना सिर्फ इंडिया, पूरे वर्ल्ड के अंदर फीमेल्स के अंदर पाए जाने वाला सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर है। ठीक है, तो इस वजह से इसकी सिग्निफिकेंट और बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रेस्ट की। ठीक है, ब्रेस्ट अपने को पता है मेमरी ग्लैंड होते हैं जिसके अंदर मेनली दो ऑर्गन्स होते हैं, एक लोब होती है, एक डक्ट होती है। ठीक है, और अगर मैं क्या करूं, एक ब्रेस्ट को, फीमेल की एक ब्रेस्ट को चार क्वाड्रेंट के अंदर डिवाइड कर दूं, दिस इज द ब्रेस्ट। और इसको मैंने क्या किया है, इस ब्रेस्ट को चार क्वाड्रेंट के अंदर डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ब्रेस्ट के अंदर क्या है, लोब और लोब्यूल्स है, और उसको मैंने चार पार्ट के अंदर, क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। तो अगर मैं बात करूं कि मोस्ट कॉमन साइट ब्रेस्ट ट्यूमर की कहाँ होती है, तो वो होती है अपर आउटर क्वाड्रेंट, अपर वाली साइड। और बाहर वाली साइड वाला जो क्वाड्रेंट होगा, जो पार्ट होगा, वहां पे सबसे ज्यादा ट्यूमर डेवलप होता है। ठीक है, ये चीज। और अब बात करें, ये ट्यूमर है, ये कैंसर है, कहाँ मेटास्टेसाइज होता है। सबसे पहले तो ये मेटास्टेसाइज होएगा ब्रेस्ट के जस्ट नीचे बोन्स में, फिर बोन्स के बाद लंग्स में, और लंग्स के बाद ये चला जाएगा ब्रेन के अंदर। ठीक है, ये चीज तो लिख लेते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर यही चीजें जो मैंने आपको बताई है। It is most common cancer in females in India। हम केवल इंडिया की बात करते हैं अभी। इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड के अंदर भी ये सबसे ज़्यादा फीमेल्स के अंदर पाए जाने वाला कैंसर है। ठीक है, अब बात करते हैं ये मोस्ट कॉमनली कहाँ प्रेजेंट होता है। मोस्ट कॉमनली किस क्वाड्रेंट के अंदर प्रेजेंट होता है? मोस्ट कॉमनली सीन इन अपर आउटर क्वाड्रेंट। अपर आउटर क्वाड्रेंट के अंदर ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, और ये मेटास्टेसाइज कहां होता है? मेटास्टेसाइज्ड तो सबसे पहले बोन में, उसके बाद लंग्स में, और बाद में ब्रेन में ये मेटास्टेसाइज हो जाता है। ठीक है, तो ब्रेस्ट के अंदर मैंने क्या बताया था, ब्रेस्ट के अंदर दो चीज होती है। कोई भी ह्यूमन ब्रेस्ट है उसके अंदर दो चीज प्रेजेंट होती है। एक तो होते हैं डक्ट और एक होते हैं लोब्यूल। होते हैं जी, बिल्कुल जी होते हैं। डक्ट क्या होता है? डक्ट वो पार्ट होते हैं, डक्ट उन पार्ट्स को कहते हैं जो मिल्क को कैरी करता है। ठीक है, लोब्यूल से निप्पल की तरफ। लोब्यूल क्या होते हैं? यहाँ पे लोब्यूल्स के अंदर क्या होते हैं? ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। ग्लैंड्स डेट प्रोड्यूस मिल्क। ठीक है, लोब्यूल के अंदर ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो मिल्क को सिंथेसाइज करते हैं। और डक्ट क्या कहते हैं? डक्ट उन रस्तों को कहा जाता है, उन ट्यूब्स को कहा जाता है जो मिल्क को लोब्यूल से उठा के निप्पल तक लेके जाती है, यानी ट्यूब्स डेट कैरी मिल्क फ्रॉम लोब्यूल टू निप्पल। बस ये था छोटी सी ब्रेस्ट की एनेटमी। ठीक है, अब ये एनेटमी मैंने इसलिए पढ़ाई क्योंकि अब बात मैं करूंगा कि मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट कैंसर कौन से टाइप का प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मैं बात करता हूं मोस्ट कॉमन टाइप का। ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन किस टाइप की देखने को मिलती है? तो ज्यादातर जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो होती है डक्टल कार्सिनोमा टाइप की। ठीक है, 75% होती है डक्टल कार्सिनोमा। और इस चीज को कीजिए आप हाईलाइट।
डक्टल कार्सिनोमा, अपर आउटर क्वाड्रेंट, मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल्स। ठीक है, इन सभी चीजों को कीजिए आप हाईलाइट। ओके, तो मोस्ट कॉमन टाइप होती है डक्टल कार्सिनोमा, क्योंकि अगर कोई कैंसर ब्रेस्ट की ट्यूमर डक्ट के अंदर ओरिजिनेट हुई है तो उसको बोलेंगे हम डक्टल कार्सिनोमा। और डक्ट क्या होती है? वे ट्यूब होती है जो मिल्क को लोब्यूल से निप्पल तक लेके जाती है। मैंने अभी आपको बता दिया। ओके, अब ये तो हो गई मोस्ट कॉमन टाइप। अब इसके अंदर ना मोलिकुलर सब टाइप भी एक बार ही पूछ लिया था एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, मोलिकुलर सब टाइप, इन टाइप के अंदर भी सब टाइप होती है। ठीक है, जो ये टाइप है ना, इनके अंदर मोलिक्यूल के लेवल पे अगर बात करें, टिश्यू के लेवल पे, तो वो भी कुछ दो तरह की सब टाइप के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला तो एक यहाँ पे प्रेजेंट होता है ट्रिपल नेगेटिव। आपको केवल नाम नाम जरूरी है, बस याद रखना। एक होता है ट्रिपल नेगेटिव और एक होता है ल्यूमिनल ए। ल्यूमिनल बी भी होता है, लेकिन वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो ट्रिपल नेगेटिव होता है उसके बारे में आपको इतना याद करना है कि इसका सबसे ज्यादा वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है, और वहीं ल्यूमिनल ए का सबसे बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है। बस आपको बस इतना याद रखना है। ठीक है, जो ट्रिपल नेगेटिव है इसका सबसे खराब प्रोग्नोसिस, और ल्यूमिनल ए है उसका सबसे बेस्ट प्रोग्नोसिस। ठीक है, अब ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआत करने से पहले एक बारी बेनाइन ब्रेस्ट कैंसर की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, एक बारी बात कर लेते हैं बेनाइन ब्रेस्ट कैंसर की। तो बेनाइन ब्रेस्ट कैंसर जो मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होता है वो फाइब्रो एडिनोमा की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नाउ वी टॉक अबाउट बेनाइन फॉर्म ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, जिसके अंदर बेनाइन फॉर्म ब्रेस्ट कैंसर का सबसे ज्यादा किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? वो प्रेजेंट होता है फाइब्रो एडिनोमा की फॉर्म में। ठीक है, देखो ब्रेस्ट के अंदर बहुत सारे ट्यूमर डेवलप होते रहते हैं। कुछ बेनाइन होते हैं, ज्यादातर तो बेनाइन ही होते हैं, और कुछ मैलिग्नेंट होते हैं। तो अगर आपको बेनाइन के बारे में पता होगा कि बेनाइन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तभी आप मैलिग्नेंट से इसको डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमनली बेनाइन फॉर्म प्रेजेंट होती है वो होती है फाइब्रो एडिनोमा की फॉर्म में। फाइब्रो यानी फाइब्रस टिश्यू, एडिनो एडिनो मतलब ग्लैंडुलर टिश्यू। वो बेनाइन ट्यूमर जिसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू प्लस फाइब्रस टिश्यू का कॉम्बिनेशन हो, दोनों टिश्यू अफेक्ट हो, उसको बोलेंगे फाइब्रो एडिनोमा। ठीक है, ये क्या है? ये इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बेनाइन ट्यूमर। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बेनाइन ब्रेस्ट ट्यूमर। ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बेनाइन ब्रेस्ट ट्यूमर है। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। मल्टीपल टाइम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे गए हैं फाइब्रो एडिनोमा के, इसलिए अपना यहां लिखना जरूरी है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सबसे पहले भाई देखो बेनाइन ट्यूमर कैसी होती है। बेनाइन ट्यूमर मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही ऑन्कोलॉजी के कि इसके अंदर जो सेल होते हैं ये एनकैप्सुलेटेड होते हैं, यानी चारों तरफ से कैप्सूल से कवर होते हैं। तो यहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा एनकैप्सुलेटेड। ठीक है, एनकैप्सुलेटेड होते हैं यानी विद इन कैप्सूल। ये विद इन कैप्सूल होते हैं, और ये ट्यूमर क्या होता है? मूवेबल होती है। जब भी अगर कोई ट्यूमर है, सपोज करो किसी फीमेल के अंदर ट्यूमर है ब्रेस्ट के अंदर, तो वो पाल्पेट करेगी ना, तो वो ट्यूमर मूव होएगी। ठीक है, तो ये क्या होती है? मूवेबल ट्यूमर होती है। ठीक है, और इसकी राउंड शेप होएगी, क्योंकि बेनाइन ट्यूमर का हमने क्या बताया था कि बेनाइन ट्यूमर के अंदर हमेशा शेप मेंटेन रहेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कैप्सूल के चारों तरफ से कवर होती है।
क्योंकि बेनाइन ट्यूमर के अंदर सेल कैप्सूल से कवर होते हैं, इस वजह से ये एक शेप को मेंटेन कर पाते हैं। ठीक है, तो ये राउंड शेप होएगी। उसके बाद एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है नॉन टेंडर, ये भी इंपॉर्टेंट है। नॉन टेंडर मतलब जब हम टच करेंगे तो पेशेंट को पेन फील नहीं होएगा। ठीक है, ये नॉन टेंडर होती है। ठीक है, साथ में क्या है, ये टच करने पे अपने को हार्ड फील होएगा, यानी फर्म होएगी। ठीक है, और कोई भी स्किन, नो स्किन और निप्पल चेंज अपने को देखने को मिलेंगे। कोई भी स्किन और निप्पल के अंदर कोई भी अपने को चेंज देखने को नहीं मिलेंगे इन बेनाइन ट्यूमर। ठीक है, और खास बात और इसकी बहुत अच्छी सी है, इसका साइज इंक्रीज होएगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और जैसे जैसे एज बढ़ेगी उसका साइज डिक्रीज होने लग जाएगा। ठीक है, कभी भी मैलिग्नेंट कैंसर के अंदर साइज डिक्रीज नहीं होता, हमेशा इंक्रीज होता है। यहाँ पे एक साइज इंक्रीज होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, और एज बढ़ने के साथ इसका साइज डिक्रीज हो जाता है। इंक्रीज साइज विद प्रेगनेंसी एंड डिक्रीज विद एज, ये है कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जो था काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, ये था आपका बेनाइन ब्रेस्ट ट्यूमर। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं अपने मैलिग्नेंट ब्रेस्ट ट्यूमर की। ठीक है, यहां पे अब हम बात करते हैं ईटियोलॉजी की। देखिए, अगर ईटियोलॉजी को मैं एक लाइन में खत्म कर दूं तो ईटियोलॉजी ये खत्म होगी, लो जी, सेम एज एंडोमेट्रियल कैंसर। एंडोमेट्रियल कैंसर के अंदर जो ईटियोलॉजी बताई थी वो सभी ईटियोलॉजी यहाँ पे भी फुलफिल होते हैं, यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, यहाँ पे भी उनको सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे एंडोमेट्रियल कैंसर के अंदर क्या था भाई, ओसीपी और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। सबसे पहले ओसीपी, अगर कोई फीमेल ओसीपी ले रही है और साथ ही साथ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी उसकी चल रही है, ठीक है, और वो भी ग्रेटर देन 10 ईयर्स तक। ठीक है, 10 साल से ज्यादा टाइम तक अगर किसी फीमेल को या तो ओसीपी चली हो या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी चली हो, तो उसके अंदर काफी ज्यादा रिस्क बढ़ जाएगा ब्रेस्ट कैंसर का। सेकंड, अर्ली मिनार्के और लेट मेनोपोज। एंड लेट मेनोपोज। ठीक है, इससे क्या होता है, अर्ली मिनार्के और लेट मेनोपोज से इंक्रीज नंबर ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल का नंबर बढ़ता है, उससे हॉर्मोन्स का बॉडी के अंदर इम्बैलेंस होने का रिस्क बढ़ता है, जिससे कई बारी हार्मोन सेंसिटिव ग्लैंड एक्टिवेट हो जाते हैं, और हार्मोन सेंसिटिव ग्लैंड ही तो है डक्ट। ठीक है, तो हार्मोन सेंसिटिव सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वहां पे ट्यूमर फॉर्म हो जाती है। अर्ली मेनार्के एंड लेट मिनोपोज। ओके, ये चीज। उसके बाद और नल्ली पैरिटी। ठीक है, नल्ली पैरिटी एंड लेट प्रेगनेंसी। ठीक है, लेट प्रेगनेंसी। ओके, अगर कोई फीमेल को नल्ली पैरिटी होगी, यानी अपने लाइफ टाइम के अंदर उसने कोई भी बच्चा कंसीव नहीं किया, तो उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल बढ़ेंगे, जिससे उसके अंदर हार्मोन एक्सपोजर ज्यादा होएगा, जिससे उसके अंदर रिस्क बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद पास्ट कैंसर हिस्ट्री। किसी और कैंसर की हिस्ट्री रही हो, नॉन लैक्टेटिंग मदर हो, कुछ मदर्स ऐसी होती हैं जो अपने बेबी को मिल्क
नहीं कराती, ठीक है, दूध नहीं पिलाती, तो उसके अंदर भी, ऐसी फीमेल्स के अंदर भी कैंसर का रिस्क इंक्रीज होता है। ठीक है, नॉन लैक्टेटिंग मदर्स, पास्ट कैंसर हिस्ट्री, साथ में लिख लो फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, साथ में लिख लो ओल्ड एज, ओल्ड एज के टाइम पे भी रिस्क इंक्रीज होता है। ठीक है, ओल्ड एज हो गया। और क्या लग सकते हैं, जेनेटिक्स लिख सकते हैं। जेनेटिक्स के अंदर क्या होता है, दो टाइप के जीन होते हैं, BRCA1 BRCA2, इन जीन्स के अंदर म्यूटेशन हो जाता है। BRCA1 एंड BRCA2, BRCA2 जीन म्यूटेशन। ठीक है, BRCA1 एंड BRCA2 जीन के म्यूटेशन। और इवन दोनों जीनों में भी अगर बात किया जाए, सबसे ज्यादा म्यूटेशन अगर BRCA1 जीन के अंदर होता है तो सबसे ज्यादा रिस्क है। ठीक है, तो BRCA1 एंड BRCA2 जीन म्यूटेशन। ओल्ड एज के साथ एक चीज और लिख लो, ओबेसिटी। ओबेसिटी भी एक रिस्क फैक्टर है। ठीक है, तो ये सभी थे ईटियोलॉजी यानी कोजेज एंड रिस्क फैक्टर। ओके, अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। तो देखिए क्लिनिकल फीचर्स, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्यूमर के, जहां पे ट्यूमर है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे जहां पे ट्यूमर है, जिस लोकेशन पे ट्यूमर है, ट्यूमर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को अपने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं ट्यूमर की कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे जो ट्यूमर होएगी ना, सबसे पहले तो वो फिक्स रहेगी। ठीक है, अपनी लोकेशन पे फिक्स रहेगी। ठीक है, और साथ में हमेशा जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं ना, वो अर्ली स्टेजेस के अंदर पेनलेस होती है। ठीक है, ये क्या होएगी, पेनलेस होएगी, फिक्स होएगी, पेनलेस होएगी। फिक्स होएगी और पेन लेस होएगी। उसके बाद टच करेंगे तो टच करने पे अपने को हार्ड फील होएगी। ठीक है, हार्ड फील होएगी। और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या कैप्सुलेटेड होता है या अनकैप्सुलेटेड, तो ये अनकैप्सुलेटेड या नॉन कैप्सुलेटेड होगी। नॉन कैप्सुलेटेड मास होगा। ठीक है, नॉन कैप्सुलेटेड मास होएगा। ठीक है, और अगर कोई चीज नॉन कैप्सुलेटेड है तो उसकी शेप कैसे होएगी, क्या उसकी रेगुलर शेप होएगी, क्या वो शेप मेंटेन करेगी, नहीं। अगर बाहर कैप्सूल ही नहीं है, प्रोटेक्टिव लेयर ही नहीं है, तो उसका क्या होएगा, इरेगुलर शेप। तो इसकी शेप होएगी इरेगुलर। ठीक है, और वैसे तो मैलिग्नेंट ट्यूमर टेंडर नहीं होती, यानी टच करने पे पेन नहीं होता, लेकिन एडवांस स्टेजेस के अंदर ये टेंडर बन जाती, हम इसको टच करते हैं तो पेन फील होता है, तो लिख सकते हैं टेंडर इन एडवांस स्टेजेस। ठीक है, ये थे ट्यूमर के करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये सभी है ट्यूमर के करेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर ब्रेस्ट चेंजेस। फीमेल के अंदर जहां पे अगर ट्यूमर है, वहां पे ब्रेस्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए जहां कहीं भी ट्यूमर है, लेफ्ट साइड ट्यूमर है या राइट साइड ट्यूमर है, उस साइड की ब्रेस्ट की साइज चेंज हो जाएगा, सिमेट्री चेंज हो जाएगी,
कलर चेंज हो जाएगा, वहां से सिक्रीशंस निकलने लग जाएगी, ठीक है, साइज क्या हो जाएगा, चेंज, ठीक है। सबसे पहले तो क्या होएगा, एसिमेट्रिकल साइज, सबसे पहले तो एसिमेट्रिकल साइज, उसके बाद वहां से ड्रेन सिक्रीशंस निकलने लग जाएगी निप्पल से, ठीक है, डिस्चार्ज होने लग जाएगा, एसिमेट्रिकल साइज। और डिस्चार्ज हो सकता है ब्लडी और सीरस की तरह का, सीरस डिस्चार्ज फ्रॉम निप्पल, जिस साइड ट्यूमर है वहां से ब्लडी और सीरस डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है अपने को, ठीक है, देखने को मिल सकता है। उसके बाद वहां का जो निप्पल है, जिस साइड ट्यूमर है, वो या तो एलिवेटेड हो सकता है या रिट्रैक्टेड हो सकता है, कभी भी नॉर्मल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट नहीं होएगा, नॉर्मल एनाटॉमी नहीं होएगी, वहां पे एलिवेटेड और रिट्रैक्टेड निप्पल देखने को अपने को मिलेगा, एलिवेटेड और रिट्रैक्टेड निप्पल देखने को अपने को मिलेगा, ठीक है। और कलर चेंज हो जाता है, कलर कैसा होता है, ऑरेंज कलर देखने को मिलता है, ऑरेंज कलर ऑफ ब्रेस्ट, ये सभी थे ब्रेस्ट चेंजेस, ठीक है। क्या है ब्रेस्ट, एक तो ट्यूमर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिक्स होएगा, पेनलेस होएगा, हार्ड होएगा, नॉन कैप्सुलेटेड होएगा, ठीक है, नॉन कैप्सुलेटेड होएगा, इरेगुलर शेप होएगा और टेंडर होएगा, टच करने पे पेन होएगा, लेकिन केवल एडवांस स्टेजेस में। ब्रेस्ट की चेंज, ब्रेस्ट की सिमेट्री चेंज हो जाएगी, ड्रेनेज होने लग जाएगी, निप्पल एलिवेटेड हो जाएंगे या रिट्रैक्टेड हो जाएंगे और कलर चेंज हो जाएगा, बस ये ब्रेस्ट चेंजेस अपने को देखने को मिलेंगे। दोनों क्लिनिकल फीचर्स है इंपॉर्टेंट, क्लिनिकल फीचर्स सारे के सारे क्लिनिकल फीचर्स को आप कर सकते हो हाईलाइट। क्लिनिकल फीचर्स, ऑल क्लिनिकल फीचर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। उसके बाद अदर क्लिनिकल फीचर के अंदर, जब ये ट्यूमर मेटास्टेसाइज करने लगेगा आसपास के एरिया के अंदर, ये ज्यादातर मेटास्टेसाइज करता है वाया लिम्फेटिक वे, ठीक है, आसपास के अंदर, तो वहां पे लिम्फ नोड के अंदर साइज बढ़ जाएगा और ट्यूमर, ये ब्रेस्ट का साइज कहाँ पे है, बिल्कुल एक्जिला के पास है, तो यहाँ पे एक्सिलरी जो लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होती है ना, यहाँ पे उनके अंदर एडिनोपैथी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं क्लिनिकल फीचर में एक्सिलरी लिम्फ एडिनोपैथी, एक्सिलरी लिम्फ एडिनोपैथी देखने को मिलेगी। लिम्फ एडिनोपैथी मतलब इंक्रीज इन साइज, ठीक है, एक्सिलरी लिम्फ नोड है ना, वहां पे साइज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, एक्सिलरी लिम्फ एडिनोपैथी अपने को देखने को मिलेगी। ये सभी थे क्लिनिकल फीचर्स। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस के अंदर भाई सबसे पहले हिस्ट्री ले लो और फिजिकल एग्जामिनेशन कर लो। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम भाई ब्रेस्ट चेंजेस देख सकते हैं, निप्पल चेंजेस देख सकते हैं, कलर, साइज, सिमेट्री, सब चेंजेस हम देख सकते हैं। हिस्ट्री कलेक्ट कर सकते हैं, कोई इससे पहले आपने कोई कैंसर आपको रहा हो या आपको फैमिली के अंदर किसी को रहा हो, आपको ये चेंजेस कब से हैं, ट्यूमर का साइज घटबढ़ तो नहीं रहा है, सारी हिस्ट्री अपने को कलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन में हम यहाँ पे फीमेल को कराएंगे ब्रेस्ट, सबसे पहले तो छोटा सा टेस्ट, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक टाइप का स्क्रीनिंग टेस्ट है। सबसे पहली बात तो क्या है, एक टाइप का स्क्रीनिंग टेस्ट है। व्हाट इज बीएससी? इट इज ए टाइप ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट। 6 स्टेप का स्क्रीनिंग टेस्ट है जो आपको इमेज के अंदर दिख रहा है, ठीक है। 6 टाइप का स्क्रीनिंग टेस्ट है। देखिए यहाँ पे फीमेल को वेरियस टाइप की पोजीशन बनानी है मिरर के सामने खड़े होके और देखना है दोनों ब्रेस्ट के अंदर कुछ चेंजेस तो नहीं है,
साइज के अंदर, शेप के अंदर, कलर के अंदर कुछ भी तो चेंजेस तो नहीं है। उसके बाद फीमेल को इन सब, यहाँ पे बीएससी के अंदर पूछा जाता है कि किस टेक्निक का यूज किया जाता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करने के लिए। तो दो टेक्निक यूज होती है, एक तो इंस्पेक्शन यानी फीमेल आइज से देखती है, प्लस पाल्पेशन। यहाँ पे फीमेल पाल्पेट करती है किससे, अपने अपने फिंगर्स जो है ना इनके पाम से, बड से, ठीक है, फिंगर बड से, ठीक है, यहाँ पे बाई फिंगर पैड्स। अपने पूरे फीमेल को पूरे हाथ से पाल्पेट नहीं करना, जो फिंगर पैड्स है ना आगे के, ठीक है, फिंगर पैड्स, इनसे पाल्पेट करके चेक करना है, ठीक है, फिंगर पैड्स, ठीक है। इंस्पेक्शन करना है, पाल्पेशन करना है। अब बात करते हैं बीएससी कब से शुरू की जाती है और कब कब की जाती है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है ये करी जाती है ऑन 7th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। 7 से 10 भी बोल देते हैं कई बारी, 5 to 7 भी बोल देते हैं, लेकिन 7 एक एवरेज नंबर है, ठीक है। तो 7th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल करते हैं। लेकिन अगर कोई फीमेल की हिस्टेक्टमी हो चुकी है या मेनोपॉज हो चुका है, जिसके अंदर किसी भी रीजन की वजह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रेजेंट ही नहीं होते, तो उस केस के अंदर फीमेल को मंथली किसी भी एक फिक्स डेट के अंदर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। इसके अंदर अगर बात करा जाए और पाल्पेशन की टेक्निक क्या होती है, तो देखिए ये है पाल्पेशन की टेक्निक। ठीक है, यहां पे क्या करते हैं, सबसे पहले फीमेल को, इमेज में देखिए, सबसे पहले फिंगर पैड्स को यूज करना है। ये इमेज है, दीज आर ऑल फिंगर पैड्स, ठीक है, ये सभी क्या है, ये फिंगर पैड्स है। उसके बाद क्या करना है, अप एंड डाउन, ठीक है, कैसे करना है, ऊपर और नीचे, एक बारी ऊपर एक बारी नीचे, ऊपर नीचे अप, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, वेजेस की फॉर्म में, इस तरह से, ठीक है, फिर सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है, इस तरह से करना है। या और बिल्कुल इसको सिंपल करें तो या तो हम कर सकते हैं सर्कुलर फॉर्म में, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है, सर्कल की फॉर्म में कर सकते हैं, या हम वर्टिकल कर सकते हैं। वर्टिकल कैसे, ऐसे, इस तरह से, या हम वर्टिकल कर सकते हैं, या हम सर्कुलर कर सकते हैं, या हम वेज और लीनियर कर सकते हैं। वेज या लीनियर की फॉर्म में कर सकते हैं। ये कैसा है, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, वेज और लीनियर फॉर्म में। ये था आपका ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। इमेज देखिए ध्यान से, ठीक है, ये था आपका ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ठीक है। और कब से शुरू करते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ये भी बताइए। ये स्टार्ट करते हैं 20 ईयर्स की एज से, 20 ईयर की एज से स्टार्ट करते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसका नाम होता है मेमोग्राफी। अब मेमोग्राफी का भी एक इमेज देखिए,
यहाँ पे क्या होने लग रही है, मेमोग्राफी होने लग रही है। देखिए एक एक्सरे टाइप की मशीन होती है, फीमेल की ब्रेस्ट को रखा जाता है बीच में और एक इमेज क्लिक की जाती है, एक इमेज क्रिएट की जाती है, ठीक है, दिस इज मेमोग्राफी, ठीक है, इसको बोलते हैं हम मेमोग्राफी। ओके, मेमोग्राफी के अंदर सबसे पहले मेमोग्राफी कब शुरू कराई जाती है, ये शुरू कर दी जाती है आफ्टर 40 ईयर की एज के अंदर, ठीक है, 40 साल के बाद शुरू की जाती है। और कब कब किया जाता है, एवरी 1 से 2 ईयरली, हर 1 से 2 साल के अंदर मेमोग्राफी करते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात करी थी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, उसके अंदर हम ब्रेस्ट को, लिम्फ नोड्स को पाल्पेट करके चेक करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, कोई ब्रेस्ट के अंदर चेंजेस, कलर का चेंजेस, सिमेट्री के अंदर चेंजेस वगैरह तो नहीं आ रहे, ठीक है। मेमोग्राफी के बाद अब हम कर सकते हैं एमआरआई, हम कर सकते हैं सीटी, हम कर सकते हैं पेट स्कैन, ठीक है। और कंफर्म करने के लिए हम क्या कर लेंगे, बायोप्सी, बायोप्सी से हो जाएगा कंफर्म टेस्ट, ठीक है, ये चीज। उसके बाद हम कर सकते हैं ट्यूमर मार्कर, ठीक है। ट्यूमर मार्कर ज्यादातर 2-3 ट्यूमर मार्कर होते हैं। सबसे पहले BRCA1, उसके बाद CA15/3 और उसके बाद HER2। ये मैंने ट्यूमर मार्कर के टॉपिक के अंदर आपको पढ़ा दिए थे, ठीक है। ये सभी ट्यूमर मार्कर हम चेक कर सकते हैं। और मेटास्टेसिस हुआ है या नहीं उसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बायोप्सी ले सकते हैं सेंटिनल नोड की। ब्रेस्ट कैंसर मेटास्टेसाइज हुआ है या नहीं हुआ उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सेंटिनल नोड की बायोप्सी ले सकते हैं, ठीक है, टू चेक मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस हुआ है या नहीं हुआ। अब आप कहोगे ये सेंटिनल नोड कहाँ होती है, ये एक्जिला के बिल्कुल पास होती है, इमेज देखिए, दिस इज द सेंटिनल नोड बायोप्सी। ये अपनी ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट के पास जो ये ब्लू कलर वाली है ना, दिस इज सेंटिनल नोड, ठीक है। यहाँ पे ये होती है सेंटिनल नोड, हमने सेंटिनल नोड की बायोप्सी ले लेनी है। इससे अगर सेंटिनल नोड के अंदर भी ट्यूमर के सेल्स प्रेजेंट है, इसका मतलब कैंसर अब मेटास्टेसाइज हो चुका है, वेरियस ऑर्गन्स तक जा चुका है, ठीक है। सेंटिनल नोड कहाँ होती है, लिख लेते हैं, नियर एक्जिला, एक्जिला के नियर बाई प्रेजेंट होती है, ठीक है, टू चेक मेटास्टेसिस, ठीक है। और मेटास्टेसिस चेक करने के लिए और लिम्फ नोड इन्वॉल्व हुई है या नहीं इस चीज को चेक करने के लिए। ये थी आपकी डायग्नोस्टिक। अब बात करते हैं हम मैनेजमेंट की। नाउ वी टॉक अबाउट द मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट की बात करेंगे, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, कीमो दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। कीमो के अंदर मैनेजमेंट हम करेंगे, कीमो के अंदर हम हार्मोन थेरेपी देंगे, ठीक है। कीमो के अंदर हम क्या करेंगे, हार्मोन थेरेपी देते हैं, ठीक है। हार्मोन थेरेपी क्या होती है भाई, देखो कुछ मैंने एंडोमेट्रियल कैंसर के अंदर भी बताया था कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं हार्मोन सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो अगर उन सेल्स के अंदर ट्यूमर ओरिजिनेट हो जाए, ट्यूमर डेवलप हो जाए, तो जब इन ट्यूमर को स्पेसिफिक सेंसिटिव जो हार्मोन है वो मिलेगा तभी उनका साइज बढ़ेगा। जैसे
सपोज करो ब्रेस्ट के अंदर एक ऐसा सेल है लोब का जो एस्ट्रोजन सेंसिटिव है, तो वहां पे इन लोब वाले सेल्स के अंदर ट्यूमर डेवलप होगी। तो जब भी इस लोब वाले सेल को एस्ट्रोजन का स्टिमुलेशन मिलेगी, इसका साइज एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होने लग जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले सेल को आइडेंटिफाई करते हैं बायोप्सी लेके कि ये सेल कौन सा हार्मोन सेंसिटिव है। ठीक है, किस हार्मोन से इस सेल के अंदर ग्रोथ बढ़ रही है। तो हम क्या करते हैं, ये आइडेंटिफाई करके उस ट्यूमर के लिए हम उसका एंटी हार्मोन टाइप के सेल्स, एंटी हार्मोन टाइप की ड्रग्स देंगे। ठीक है, ये चीज, ठीक है, ये ज्यादातर करते हैं हम एस्ट्रोजन, इसके अंदर हम एस्ट्रोजन थेरेपी ज्यादातर देते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं फॉर एस्ट्रोजन, फॉर एस्ट्रोजन थेरेपी रिसेप्टर पॉजिटिव ट्यूमर। हमने क्या करना है, पहले सेल्स को आइडेंटिफाई करना है, अगर ये सेल्स एस्ट्रोजन सेंसिटिव है या नहीं है, उसके लिए एस्ट्रोजन सेंसिटिविटी के लिए पॉजिटिव है या नहीं है आइडेंटिफाई करके अब हमें एस्ट्रोजन को काउंटर करने के लिए ऐसी ड्रग्स देनी है जो एस्ट्रोजन के एंटी हो, अगेंस्ट हो, जैसे प्रोजेस्टेरोन टाइप की ड्रग्स। ठीक है, तो ये होता है, ये होते हैं हार्मोन थेरेपी। ठीक है, ओके, अगर पैथोफिजियोलॉजी लिखना चाहे तो लिख लेते हैं, some cells have hormone sensitivity for particular hormones, ठीक है, for particular hormones। ठीक है, some cells have hormone sensitivity for particular hormones for their growth, अपनी ग्रोथ के लिए हार्मोन सेंसिटिविटी होती है। उससे क्या होता है, बाय नोइंग टाइप ऑफ, बाय नोइंग टाइप ऑफ हार्मोन सेंसिटिविटी, ठीक है, वी कैन ट्रीट इजिली। वी कैन ट्रीट इजिली। ठीक है, सो वी कैन गिव एस्ट्रोजन लोवरिंग ड्रग्स। देखो कुल मिला के बाद क्या है, हमने पहले ये चेक करा, एक ट्यूमर था, ट्यूमर के अंदर से सेल्स लिए, ये चेक करा कि ये ट्यूमर के सेल कौन सा हार्मोन मिलने के बाद ग्रोथ बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये पता करने के बाद उस हार्मोन को कम करने के लिए ड्रग्स दे दी, बस दिस इज हार्मोन थेरेपी। ठीक है, ये था आपका हार्मोन थेरेपी। कीमोथेरेपी के बाद अब हम दे सकते हैं रेडियोथेरेपी। इंटरनल दे सकते हैं, एक्सटर्नल दे सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल को प्रेफर करते हैं हम। ठीक है, अब बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर हम सबसे पहले सबसे छोटी सर्जरी करेंगे। ठीक है, ब्रेस्ट के अंदर ट्यूमर है तो ब्रेस्ट को रिमूव करना है, सीधी बात है। सर्जरी में क्या है, अपने को भाई इलाज जड़ से कर देना है। ठीक है, जड़ से इलाज करना है। ठीक है, सबसे पहले बात करने, अगर ट्यूमर मेटास्टेसाइज कर चुका है लिम्स के अंदर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उन लिम्स को रिमूव करेंगे। सबसे छोटी सर्जरी लिम्पेक्टमी। ठीक है, सबसे पहला सर्जिकल मेथड है लिम्पेक्टमी। ठीक है, यानी लंपेक्टमी, सॉरी लिम्प नहीं, लंपेक्टमी, यानी अगर यहां पे क्या करते हैं हम, ओनली ट्यूमर सेल्स
आर रिमूव्ड, केवल ट्यूमर सेल्स को रिमूव करा जाता है, ब्रेस्ट रिमेन इन नेचुरल शेप, ब्रेस्ट रिमेन इन नेचुरल शेप। उसके बाद आफ्टर लंपेक्टमी, लंपेक्टमी के बाद कीमो एंड रेडियो इज प्रोवाइडेड। ठीक है, ये क्या है भाई, लंपेक्टमी के अंदर हमने केवल लंप को निकालना है, हम उस मास को निकाल देंगे, केवल ट्यूमर्स को निकालता है। ठीक है, ब्रेस्ट को अभी भी अपनी नॉर्मल पोजीशन के अंदर मेंटेन रहेगी। ठीक है, ब्रेस्ट को हमने ज़्यादा टच नहीं किया, केवल मास को निकाल दिया। सबसे पहला स्टेप ये उसके अंदर करते हैं जहाँ पे कैंसर मेटास्टेसाइज नहीं हुआ होगा, बिल्कुल सबसे इनिशियल सर्जरी है। उसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी एडवांस सर्जरी, सेकेंड सर्जरी, जिसका नाम होता है सिंपल मास्टेक्टमी। और ये है इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिंपल मास्टेक्टमी के अंदर हम इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या क्या चीजें रिमूव करते हैं। सबसे पहले यहां पे रिमूव करते हैं निप्पल को। ठीक है, निप्पल एंड, ठीक है, निप्पल एंड ब्रेस्ट टिश्यू इज रिमूव्ड। निप्पल एंड ब्रेस्ट टिश्यू इज रिमूव्ड। ठीक है, निप्पल को रिमूव किया जाता है और ब्रेस्ट टिश्यू को रिमूव किया जाता है, लेकिन सबसे खास बात इसकी मसल एंड lymph nodes remain intact। ठीक है, हम क्या करते हैं, केवल निप्पल को और ब्रेस्ट टिश्यू को रिमूव करते हैं, मसल्स को और लिम्फ नोड को टच नहीं करते, लिम्फ मसल को और लिम्फ नोड को वहीं की वहीं छोड़ देते हैं। दिस इज सिंपल मास्टेक्टमी। ठीक है, अब इसके बाद एक और एडवांस सर्जरी की बात करते हैं जो आज के टाइम पे परफॉर्म की जाती है, उसको बोलते हैं मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी। पहले रेडिकल मास्टेक्टमी करी जाती थी, लेकिन आजकल रेडिकल मास्टेक्टमी को चेंज कर दिया है मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी में। मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी। ठीक है, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या चीजें रिमूव करी जाती है। सबसे पहले तो ब्रेस्ट टिश्यू को रिमूव किया जाता है, प्लस निप्पल को रिमूव किया जाता है, ब्रेस्ट टिश्यू को और निप्पल को सबसे पहला। उसके बाद लिम्फ नोड्स को रिमूव किया जाता है। ठीक है, आर रिमूव्ड। ठीक है, यहां पे क्या क्या रिमूव किया हमने, ब्रेस्ट टिश्यू को, निप्पल को, लिम्फ नोड को, तीन चीजों को रिमूव किया है। किसके अंदर, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी के अंदर। लेकिन यहां पे मसल्स को इंटैक्ट छोड़ दिया जाता है। ठीक है, मसल्स रिमेन इंटैक्ट। मसल्स रिमेन इंटैक्ट किसके अंदर, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी के अंदर। ठीक है, तीन टाइप की सर्जरी परफॉर्म की जाती है, लंपेक्टमी, सिंपल मास्टेक्टमी एंड मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी। ठीक है, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी, रेडिकल मास्टेक्टमी भी करते थे, लेकिन आज के टाइम पे उसको परफॉर्म नहीं करते, उसको चेंज कर दिया हमने मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी के अंदर। ठीक है, क्योंकि रेडिकल मास्टेक्टमी के अंदर मसल्स वगैरह भी निकालने होते थे, जिससे रिकवरी स्लो हो जाती थी। ठीक है, अब इन सभी के अंदर पोस्ट ऑपरेटिव क्या मैनेजमेंट है। ठीक है,
बात करते हैं पोस्ट ऑप मैनेजमेंट, पोस्ट ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, पोस्ट ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट सबसे पहले बात करते हैं ड्यूरिंग, अपने को क्या पोजीशन पेशेंट को देनी है इन मास्टेक्टमी के दौरान। ठीक है, पेशेंट को क्या है, सुपाइन रखना है। सबसे पहली बात तो पेशेंट को क्या करना है, सुपाइन रखना है और विद हैंड्स ओवर हेड, सुपाइन विद हैंड्स ओवर हेड, हाथों को सिर से ऊपर रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पोस्ट ऑप सर्जरी। पोस्ट ऑप सर्जरी में हम क्या करते हैं, पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, सेमी फाउलर विद अफेक्टेड हैंड, सेमी फाउलर विद अफेक्टेड हैंड ओवर हार्ट लेवल, अफेक्टेड हैंड ओवर हार्ट लेवल, क्यों, टू प्रिवेंट एडिमा। ठीक है, हमने क्या किया है, सेमी फाउलर पोजीशन लगा के पेशेंट की, ठीक है, सेमी फाउलर पोजीशन लगा के अपने के हाथ को है ना, सपोज को राइट साइड अगर ब्रेस्ट रिमूव करी है तो राइट साइड वाले हैंड को हार्ट से ऊपर रखना है ताकि यहाँ पे लिम्फेडिनोपैथी ना हो जाए, स्वेलिंग ना हो जाए। लेफ्ट साइड अगर ब्रेस्ट रिमूव किया तो लेफ्ट साइड वाले हैंड को हार्ट के लेवल से ऊपर रखना है। ठीक है, तो ये चीज अपने को कर देनी है। उसके बाद जिस साइड हमने सपोज करो लेफ्ट साइड अगर अपने ब्रेस्ट रिमूव करी है तो लेफ्ट साइड के हेड पे हाथ पे कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं करना है, कोई बीपी मॉनिटर नहीं करना है, आईवी लाइन नहीं डालनी है, आर्टेरियल लाइन नहीं डालनी है, बस उसको न्यूट्रल पोजीशन के अंदर हार्ट के लेवल से ऊपर रखना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं अवॉइड टेकिंग बीपी फ्रॉम अफेक्टेड साइड हैंड। ठीक है, अफेक्टेड साइड हैंड से कोई भी बीपी नहीं लेना है। और अवॉइड टेकिंग आईवी पंक्चर फ्रॉम अफेक्टेड साइड हैंड। ना कोई आईवी पंक्चर करना, ना कोई आईवी पंक्चर करना, ना हमने बीपी लेना, नो आर्टेरियल लाइन लेना। ठीक है, और साथ के साथ अवॉइड हार्ड वर्क, ठीक है, विद अफेक्टेड हैंड। अफेक्टेड हैंड से कोई भी हार्ड वर्क भी नहीं करना है क्योंकि वहां उसको अपने को न्यूट्रल पोजीशन पे रखना है कुछ टाइम तक, वहां पे स्वेलिंग होने से प्रिवेंट करना है। ठीक है, तो ये है पोस्ट ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट। उसके बाद हमने क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ ड्रेन्स डालते हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर। कभी भी मास्टेक्टमी करते हैं ना तो ड्रेन्स तो डलती ही डलती है सिक्रीशंस को बाहर निकालने के लिए। तो ड्रेन्स दो टाइप की डलती है, एक होती है ओपन ड्रेन, एक होती है क्लोज ड्रेन। देखिए ये दो टाइप की ड्रेन्स अपने को डलती ही डलती है। ठीक है, एक का नाम है जैक्सन प्रेट, एक का नाम है पेनरोज ड्रेन। जो जैक्सन प्रेट ड्रेन है इसको बोलते हैं हम, जैक्सन प्रेट ड्रेन को हम बोलते हैं क्लोज ड्रेन। और वहीं जो पेनरोज ड्रेन है इसको बोलते हैं हम ओपन ड्रेन। ठीक है, ओपन ड्रेन एंड क्लोज ड्रेन। ठीक है, जेपी ड्रेन भी बोलते हैं कभी कभी इसको, जैक्सन प्रेट ड्रेन। ये क्या है, एक क्लोज ड्रेन है। उसके बाद एक ड्रेन होती है पेन रोज ड्रेन, ये एक
ओपन ड्रेन है। ठीक है, इनके अंदर सब इंपॉर्टेंट है इमेज बेस्ड क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से इमेज बेस्ड क्वेश्चन बनता है जेपी ड्रेन का और पेनरोज ड्रेन का। देखो ये है जेपी ड्रेन, ठीक है, और ये होती है पेनरोज ड्रेन। ठीक है, इस टाइप की होती है पेनरोज ड्रेन और ये है जेपी ड्रेन। ठीक है, यहाँ से इमेज बेस्ड एमसीक्यू बहुत बारी बनता है। ठीक है, इनके ड्रेन के बारे में ये भी पूछ लेता है कि ओपन ड्रेन कौन सी है, क्लोज ड्रेन कौन सी है, ये भी पूछ लेते हैं। और ये चीज भी है इंपॉर्टेंट, इसको भी करो हाईलाइट। ये क्लोज ड्रेन है, पेनरोज ड्रेन क्या है, एक ओपन ड्रेन है। ठीक है, ये ओपन ड्रेन, ये क्लोज ड्रेन। ठीक है, ये सारी सर्जरी होने के बाद एक फीमेल के लिए काफी ज्यादा टैबू की बात है कि उसके अंदर ब्रेस्ट का ना होना। ठीक है, तो हमारे को फीमेल को सोसाइटी शेम से बचाने के लिए अपने को एक और सर्जरी करनी पड़ती है। ये सर्जरी कौन सी बचेगी, फोर्थ सर्जरी। ठीक है, एक और सर्जरी अपने को करनी पड़ती है, फोर्थ सर्जरी। ठीक है, इस फोर्थ सर्जरी का नाम होता है अपने का ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी। ठीक है, ये एक टर्शरी मैनेजमेंट टाइप की सर्जरी है, जहां पे क्या होता है, फीमेल की जो ब्रेस्ट को मास्टेक्टमी करी है ना, जिस ब्रेस्ट को हमने निकाला है, हमने क्या करना है, वहां पे सिलिकॉन इम्प्लांट कर देना है। ठीक है, ये एक लास्ट सर्जरी होती है जो फीमेल्स के अंदर हम करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका ब्रेस्ट ट्यूमर कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू।